चलिए तो आज क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मन लगाकर पढ़ते होंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है वॉइस। वॉइस एक्टिव और पेसिव। एक्टिव जिसे कहते हैं वास्तव में वह टेंस होता है और पेसिव उसी टेंस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रूपांतरण होता है। जैसे वह पढ़ा रहा है, यह सेंटेंस एक्टिव का है, यह टेंस हो गया। ही इज टीचिंग, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और उसे पढ़ाया जा रहा है, उसे पढ़ाया जा रहा है, यह भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन यह ट्रांसफॉर्मेशन हो गया उसका, कि बल्कि इसमें काम वह नहीं कर रहा है, काम उसके द्वारा करने वाला कोई और हो गया, उसी पर किया जा रहा है, तो यह पेसिव हो गया। तो वह एक पत्र लिखता है, पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। शायद अंतर समझ में आ रहा होगा। टेंस में मैं ये सारी बातें बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले टेंस टॉपिक में जाएं, प्ले लिस्ट में इंग्लिश यात्रा चैनल पे, और वहां टेंस को पहले आप एक बार रिवीजन कर लें तो वॉइस ऑलरेडी समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। तो वॉइस जो होता है ना, उसी टेंस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वह पत्र लिखता है, ही राइट्स अ लेटर, और पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंसी है वो ऑब्जेक्ट का आ गया। तो एक्टिव में सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंसी है, सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट होता है, डूअर से स्टार्ट होता है, जबकि पेसिव में ऑब्जेक्ट का इम्पोर्टेंसी हो जाता है और सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो जाता है। तो पेसिव सेंटेंस डूअर से स्टार्ट नहीं होता है। खैर, कैसे बनाना है, किस तरह से चेंज करना है, वो सारे रूल्स को हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको एक्टिव और पेसिव का पहचान करवा दें, ताकि एक्टिव से ना आप पेसिव बनाएंगे और पेसिव को क्या करेंगे, एक्टिव बनाएंगे। अगर आपको यही पहचानना आता हो कि सेंटेंस पेसिव में है कि एक्टिव में है, तो फिर उसको चेंज कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है कि एक्टिव और पेसिव का पहचान कैसे करें। आइए देखते हैं, उसको पहचान करते हैं। अगर सेंटेंस डूअर से स्टार्ट नहीं होता है, डूअर का मतलब काम करने वाला, अगर सेंटेंस किससे स्टार्ट ना हो, काम करने वाले से स्टार्ट ना हो, तो समझेंगे सेंटेंस किस में है, पेसिव में है। दूसरी पहचान है कि अगर इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, इसके साथ क्या रखा गया हो, थर्ड फॉर्म रखा गया हो, तो सेंटेंस किस में होगा, पेसिव में होगा। किस किस के साथ, इज, आर, एम के साथ। क्यों? क्योंकि टेंस में हम लोग देखते हैं कि इज, आर, एम के साथ तो V1 प्लस ING आता है, वाज, वर के साथ V1 प्लस ING आता है, वह कंटिन्यूअस फॉर्म के लिए आता है। लेकिन पेसिव में हमेशा V3 का ही प्रयोग होता है, ये बातें याद रखनी है आपको। तो पेसिव का जो होगा वो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा, चाहे उसके हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो, इज, आर, एम हो, वाज, वर हो, कुछ भी हो, उसके साथ थर्ड फॉर्म ही आना है पेसिव में। अब देखिए यहाँ पे, तो इस तरह से इन चीज़ों को पहचान करके हम पहचान सकते हैं। ही इज टीचिंग, इज के साथ क्या थर्ड फॉर्म है, नहीं है, V1 प्लस ING वाला फॉर्म है, तो इज के साथ ये है, वह पढ़ा रहा है, यह ही सेंटेंस का क्या हो गया, काम करने वाला हो गया, डूअर से स्टार्ट हो गया, तो यह सेंटेंस पेसिव नहीं होगा, यह सेंटेंस क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। दूसरा देखिए, यू वर बीटेन बाय हिम, सेंटेंस में वर है, इसके साथ वेर के साथ क्या लिखा गया है, बीटेन, या थर्ड फॉर्म हो गया, तो वेर के साथ ING रहता तब एक्टिव होता, लेकिन ये है क्या गया, पेसिव। उसके बाद यू वर बीटेन बाय हिम, उसके द्वारा, समझ में आ रहा है कि नहीं, काम करने वाला डूअर सेंटेंस के अंतिम में चला गया। अब उतना भी नहीं समझते तो यहां देखिए, वेर के साथ थर्ड फॉर्म है, तो यह सेंटेंस किस में हो जाएगा, पेसिव में हो जाएगा। तीसरा सेंटेंस देखें, दिस बुक इज कंपोज्ड, इज के साथ V3, दिस बुक काम नहीं कर सकता, यह सेंटेंस का डूअर नहीं है, नहीं है, तो इज के साथ V3 क्या दिखाएगा, पेसिव ही दिखाएगा, तो यह सेंटेंस किस में चला आया, पेसिव में। ही विल बी कॉल्ड, बी के साथ थर्ड फॉर्म क्या दिखाएगा, पेसिव। ही सेंटेंस का डूअर नहीं है, उसे बुलाया ही जाएगा, बुलाने वाला कोई और होगा, यानी सेंटेंस में डूअर है ही नहीं,
तो पेसिव वाले सेंटेंस में डूअर होता भी है नहीं भी होता है, क्योंकि डूअर का इंपोर्टेंस ही नहीं है। पेसिव में तो ऑब्जेक्ट की इंपोर्टेंस ही होती है ना, ऑब्जेक्ट चाहिए उसको, ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। तो इसीलिए पेसिव में डूअर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नहीं है इसमें। दे वर प्लेइंग देयर, अब इस सेंटेंस में देखें, दे वर प्लेइंग, वेर के साथ आईएनजी ले लिया। अब आईएनजी ले लिया तो इसका मतलब यह पेसिव होगा नहीं, ये होगा क्या, एक्टिव। तो जितना भी पेसिव सेंटेंस होगा सब में आपने क्या देख रहा है कि V3 आता है किसके साथ, इज आर एम वाज वर बी बिन बीइंग के साथ। यह मेन पहचान है, इसको भूलना ही नहीं है, ये बात याद रखनी है आपको, इतना यही है थर्ड फॉर्म वाला पेसिव की पहचान। हाँ, एक्टिव में भी थर्ड फॉर्म होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको भी पेसिव ही कह देना है। जैसे देखें, ही हैज डन दिस वर्क, उसने इस काम को कर लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज के साथ V3 है, और यहाँ पे कहीं भी नहीं हमने लिखा कि हैज के साथ V3। देख रहे हैं, इज आर एम वाज वर बी बिन बीइंग, कितने शब्द है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी के साथ थर्ड फॉर्म का होना पेसिव होगा। तो इसमें तो हैज के साथ थर्ड फॉर्म है, और सेंटेंस में ही काम करने वाला है, ये डूअर है ये, तो यह पेसिव नहीं बल्कि यह क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा, यह एक्टिव हो गया। दिस वर्क हैज बीन डन, अब देखिए यहाँ पे बिन के साथ थर्ड फॉर्म आ गया, और दिस वर्क काम नहीं कर सकता, यह डूअर नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट है। डूअर का मतलब काम करने वाला, दिस वर्क हैज बीन डन, यह काम किया जा चुका है, तो यह काम किया जा चुका है, करने वाला कोई और है, सेंटेंस में डूअर है ही नहीं, डूअर जो होता लास्ट में नहीं है। तो पेसिव में डूअर की आवश्यकता होती भी है और नहीं भी होती है, तो यह सेंटेंस क्या हो गया, पेसिव हो गया। अगर आपने एक्टिव और पेसिव को पहचानना सीख लिया तो अब एक्टिव से पेसिव बनाना सीखना है आपको, पहले आप इसको नोट करें। चलिए, अब एक दो बातों को याद रख करके हम लोग शुरू करेंगे, एक्टिव से पेसिव कैसे बदलते हैं उसको, कि दुनिया के प्रत्येक पेसिव का एक्टिव बनाया जा सकता है। ये एकदम गांठ बांध करके रख लेना है कि दुनिया के प्रत्येक पेसिव का एक्टिव बनाना पॉसिबल है, लेकिन प्रत्येक एक्टिव का पेसिव बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर वह पेसिव बन गया इसका मतलब एक्टिव बनेगा, लेकिन प्रत्येक एक्टिव का पेसिव बन जाएगा ये पॉसिबल नहीं है। देखेंगे हम लोग, चलिए बीच में डिस्टरबेंस आ ही जाता है, तो समझ रहे हैं ना क्या बोले, कि प्रत्येक पेसिव का एक्टिव तो बनेगा, लेकिन प्रत्येक एक्टिव का पेसिव बनेगा ये देखेंगे हम लोग इस चीज़ों को। अब एक्टिव से पेसिव कैसे बनाते हैं, अगर आपने पहचान कर लिया है तो अगर यह सेंटेंस पेसिव में है तो इसका एक्टिव बनाना है, अगर यह एक्टिव में है तो इसका पेसिव हमें बनाना है। तो एक्टिव का पेसिव, पेसिव का एक्टिव बनाएंगे, और जो भी एक्टिव होता है वो पूरे टेंस ही होता है, ये बात याद रखना है, और उसी का ट्रांसफॉर्मेशन है यह। चलिए अब हम लोग इसको दो भागों में बांटेंगे, एक जनरल रूल और दूसरा स्पेसिफिक रूल में बांट करके देखेंगे कि जनरल रूल के आधार पर कैसे बदलते हैं और स्पेसिफिक रूल के आधार पर कैसे बदलते हैं, ये दोनों अलग अलग फॉर्म में चलेगा। तो पहले आसान शब्दों में समझेंगे और उसके बाद जो है ना सो उसको क्रिटिकल करेंगे। मैं डरा नहीं रहा हूँ, वैसे ही मैंने मजाक कर लिया, पूरा का पूरा आसान ही है, कहीं क्रिटिकलाइजेशन नहीं है। तो एक्टिव से पेसिव में जब हम कभी भी बदलते हैं तो कैसे बदलना है, चलिए उसी को सीखते हैं। एक्टिव से बदलना है आपको किसमें, पेसिव में।
तो पेसिव के लिए हमेशा सेंटेंस पेसिव में ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। जनरल रूल को पहले पढ़ लेते हैं। पेसिव में ऑब्जेक्ट से शुरू करें, ये पहली बात है। किससे शुरू करना है? ऑब्जेक्ट से। दूसरी बात क्या याद रखना है? पेसिव में V3 का प्रयोग करें। अब एक्टिव में कुछ भी हो, पेसिव हमेशा V3 ही होगा उसका। अब जैसे एक्टिव में वर्ब का फॉर्म दिया रहे, जैसे एक्टिव में वर्ब का फॉर्म आपको ऐसा दिया रहे कि V1 में S और ES, इतना तो पता ही होगा आप लोगों को। तो जब कभी भी इसको हम पेसिव में बदलेंगे, वर्ब के फॉर्म को पहले देख लेते हैं। अगर एक्टिव में V2 दिया हो, अगर एक्टिव में V3 दिया हो, और एक्टिव में अगर V1 प्लस ING दिया हो, इतना ही वर्ब का फॉर्म होता है। एक तरह से कहें तो पूरा टेंस ही इसमें चला आता है। एक तरह से समझें तो पूरा टेंस ही है इसमें। या तो टेंस के आधार पर हम समझाएंगे, पहले शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। जब कभी भी इसको पेसिव में चेंज करना हो, तो पेसिव में V1 और V1 SES के जगह पे हमें इज, आर, एम और इसके साथ हमें यूज कर देना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये बात याद रखनी है। वाज V2 वाले को किस में बदल देना है? वाज वर में, और इसके साथ हमें यूज कर देना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर V3 वाले को इसको चेंज कर देना है बीन में, और इसके साथ यूज कर देना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। और V1 प्लस ING वाले को इसको बीइंग में चेंज कर देना है और इसके साथ थर्ड फॉर्म। यानी पेसिव में हमेशा किसका फॉर्म? थर्ड फॉर्म ही चलेगा। अब देखिए, थोड़ा मैं इसे अस्पष्ट शब्दों में लिख दूं, मैं इसे थोड़ा स्पष्ट शब्दों में लिख देता हूं, नहीं दिखाई देता होगा आपको, तो बड़ा बड़ा लिख देता हूं। एक्टिव में अगर दिया हो V1 या V1 प्लस SES, चलिए रिपीट भी हो जाएगा। तो जब कभी भी इसको हमें पेसिव में बदलना हो, तो इसे बदलना है किसमें? इज, आर, एम, और इसके साथ यूज कर देना है आपको थर्ड फॉर्म। उसके अलावा जब एक्टिव में दिया हो V2, तो इसको अगर पेसिव बनाना हो, तो पेसिव में आप क्या करेंगे? इसको बदलना है वाज, वर, और इसके साथ यूज कर देना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक्टिव में अगर V3 दिया हो, तो जब इसको पेसिव में चेंज करना हो, तो हमें यूज करना है बिन, और बिन के साथ यूज कर देना है थर्ड फॉर्म। और एक्टिव में जब V1 प्लस ING हो और इसको पेसिव में चेंज करना हो, तो इसको हमें बदलना है बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। बीइंग के साथ इसको बदल देंगे आप थर्ड फॉर्म में। यानी पेसिव की अगर हम बात करते हैं, तो पेसिव में हमेशा जो यूज किया गया वर्ब का फॉर्म है, वह क्या है? थर्ड फॉर्म ही है। तो इसको भूलना नहीं है। तो पेसिव में ऑब्जेक्ट से शुरू करना है और V3 का प्रयोग करना है। वर्ब का तीसरा रूप देना है आपको। सब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जगह सब्जेक्ट आ जाएगा। चलिए एक दो एग्जाम्पल्स को लेकर के बना करके चलते हैं, उसके बाद समझ में आएगा आपको। ऐसे देखने से पता नहीं चलेगा, पहले बना लेते हैं। सब्जेक्ट होगा
एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। जैसे दिया हो ही टीचेज इंग्लिश। प्रत्येक एग्जाम्पल को बना बना करके हम लोग देखेंगे। या पहला एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा, बनाइए। ही सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। टीचेज सेंटेंस का क्या है? वर्ब है। कौन सा वर्ब है? V1 में इसके साथ क्या लिखा गया है? ES। देखिए V1 में इसके साथ लिखा गया है ES। इसका मतलब यह जो चेंज करेगा इज आर एम के साथ थर्ड फॉर्म है। ये नहीं कि तीनों का तीनों रख देना है, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा उसके आधार पर। और इंग्लिश सेंटेंस का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब कह रहा है कि पेसिव में ऑब्जेक्ट से शुरू करें। इसका मतलब सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। तो लिखेंगे यहां इंग्लिश, यह पेसिव सेंटेंस है। उसके बाद ये जो V1 प्लस SES हो, इसको हमें चेंज करना है इज आर एम में। अब देखिए इंग्लिश के साथ क्या लगाएंगे आप? क्या इज रख सकते हैं, आर रख सकते हैं, एम रख सकते हैं? इन तीनों में से देखना है किसका प्रयोग। तो इज, तो यहाँ इज रखेंगे। उसके बाद हम थर्ड फॉर्म लेंगे किसका? टीच का। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा? टाउट हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। अब करना क्या आ रहा है? ये जो सब्जेक्ट है ये चला जाएगा अंतिम में। डूअर का प्रयोग लास्ट में होता है। पेसिव में जो है डूअर अंतिम में होता है। पेसिव का डूअर अंत में रखा जाता है। ये बात याद रखना है। तो अंत में रखा जाएगा तो कैसे रखा जाएगा? ये भी प्रश्न उठता है। तो ये प्रश्न उठता है कि अंत में रखा जाएगा तो कैसे रखा जाएगा? क्या ही का हम ही रख सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि टॉट जो है सेंटेंस का क्या हो गया? वर्ब हो गया, थर्ड फॉर्म आ गया। इसके बाद चाहिए ऑब्जेक्ट, तो ही का क्या रखना पड़ेगा? हिम रखना पड़ेगा। तो डायरेक्ट क्या हिम भी रखा जा सकता है? डूअर है यह, ये बात याद रखना है। और अगर यह डूअर है तो फिर ऑब्जेक्ट तो बनेगा नहीं, डूअर के फॉर्म में आएगा। हिम एक पर्सन होता है और पर्सन होने के कारण इसके पहले हम बाय का यूज करेंगे। माध्यम तो चाहिए यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा क्या? बाय प्रेपोजिशन के साथ। अब बाय क्या हो गया? प्रेपोजिशन हो गया। तो बाय के साथ आप ही नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाय को चाहिए ऑब्जेक्टिव केस। तो इसीलिए यहाँ पे आपको ही का हिम रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्टिव केस बना करके। हालांकि बाय हिम यहाँ पे सेंटेंस में क्या हो गया? यह सेंटेंस में डूअर हो गया, काम करने वाला हो गया। तो पेसिव का जो सेंटेंस होता है वह ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और डूअर उसका कहाँ होता है? सेंटेंस के लास्ट में चला जाता है। और उसके पहले अगर वह पर्सन है तो बाय प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। ये आगे चल करके हम बताएंगे आपको कि इस बाय के जगह क्या क्या सब हो सकता है। यहाँ जो हम प्रेपोजिशन रखे हैं, इस प्रेपोजिशन के जगह आपको और भी प्रेपोजिशन का प्रयोग करना पड़ सकता है। कहीं पे इन, तो कहीं पे एट, कहीं पे ऑन। ये सारे प्रेपोजिशन के विषय में हम जानेंगे कि इन कहाँ रखा जाएगा, एट कहाँ रखा जाएगा, ऑन कहाँ रखा जाएगा, विद कहाँ रखा जाएगा, उसके अलावा ऑफ कहाँ रखा जाएगा, टू कहाँ रखा जाएगा, ये सभी जानेंगे। हिंट के तौर पर आप याद रखें कि बाय का प्रयोग हमें करना है किसके पहले? अगर कोई पर्सन है तो पर्सन यानी व्यक्ति है तो बाय। इन का प्रयोग कहाँ करना है? अगर कोई मीडियम है, माध्यम है तो माध्यम के पहले। एट का प्रयोग अगर सडनली फीलिंग आता है उस जगह। ऑन का प्रयोग कहाँ करना है? तो कुछ ऐसे वर्ब होंगे जिसके साथ। विद का प्रयोग टूल्स और इंस्ट्रूमेंट के साथ। ऑफ का प्रयोग मेड के साथ भी होता है और टू का प्रयोग नाउन के साथ। डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे इस चीज़ों को। अभी हम शॉर्ट में ये क्या बताएं, अभी फिलहाल आपको याद रखना है पर्सन के साथ हम बाय का यूज करें। ये बाकी जो प्रेपोजिशन है ये हम लोग आगे चल करके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। तो क्यों रखना है, कैसे रखना है, ये बात आपको याद रखना है। तो
तो अगर स्टार्ट में ही है तो बाय हिम रखाएगा, अगर आई है तो बाय मी हो जाएगा, अगर वी है तो बाय अस हो जाएगा। ये बात सिर्फ आपको याद रखना है। अगर दे है तो बाय देम लिखना पड़ेगा, सी है तो बाय हर लिखना पड़ेगा, यू है तो बाय यू लिखना पड़ेगा। ये बात याद रखनी है। तो आपने एक फॉर्म देखा, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स को लेकर के हम लोग चलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे बढ़ें। चलिए कुछ और वर्ब्स को लेकर के चलते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल देखें, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। इस सेंटेंस को चेंज करना है। ही सेंटेंस में क्या है, डूअर है, काम करने वाला है। सेंटेंस क्या है, एक्टिव का है। प्लेइंग सेंटेंस में भी वन प्लस क्या आ गया, आईएनजी। और क्रिकेट सेंटेंस का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा तो पहले क्या आ जाएगा, क्रिकेट। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर पर इज का यूज पहले से ही किया हुआ है, तो हम यहाँ इज रख देंगे। क्रिकेट के साथ इज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब आ गया। प्लेइंग वी वन प्लस आई एन जी, और आपको पता है कि वी वन प्लस आई एन जी चेंज करता है किस में, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म। इसका मतलब कि यहाँ पे जो यूज होगा बीइंग होगा, और प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेइंग का थर्ड फॉर्म होगा प्लेड। और यहाँ पे जो ही है यह सेंटेंस के लास्ट में आएगा, तो बाय प्रेपोजिशन के साथ ऑब्जेक्टिव केस में बदल जाएगा, बाय हिम हो जाएगा। तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम, इस तरह से बन जाएगा। मैं फटाफट आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझा रहा हूं, आप इसको नोट करते चलें और समझते चलें। भी वन प्लस आई एन जी वाला देख लिया। उसके बाद देखें तीसरा एग्जाम्पल, ही प्लेड दिस गेम। चेंज करें इसको, प्लेड सेकंड फॉर्म है, हैज हैव हैड के साथ आता थर्ड फॉर्म होता, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सिंगल फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म हो गया। दिस गेम सेंटेंस का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ही सेंटेंस का डूअर हो गया, तो यह डूअर लास्ट में चला जाएगा, दिस गेम पहले आ जाएगा। ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा तो हो जाएगा दिस गेम। उसके बाद इसमें सेकंड नंबर पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो V2 है, और V2 को या तो वाज या वर में चेंज करते हैं। दिस गेम सिंगुलर फॉर्म में है तो इसके साथ चेंज होगा वाज, और प्लेड का थर्ड फॉर्म प्लेड ही होता है, तो प्लेड हो गया। और ही का जो होगा वह बाय के साथ ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, तो बाय हिम हो जाएगा। तो दिस गेम वाज प्लेड बाय हिम, इस तरह से बन जाएगा। अगला देखें, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, ही हैज प्लेड दिस गेम। अब इस सेंटेंस को बनाइए, ये सेंटेंस है, इसको बनाना है। ही हैज प्लेड दिस गेम, यहाँ जो प्लेड है वह कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। क्यों, क्योंकि हैज हैव हैड के साथ अगर कोई फॉर्म आता है, हैज हैव और हैड के साथ अगर कोई फॉर्म आता है तो वह फॉर्म क्या होगा, थर्ड फॉर्म होगा। तो यह थर्ड फॉर्म हो गया। तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में क्या है, दिस गेम, तो दिस गेम हो गया। उसके बाद यहाँ पे वर्ब दिया हुआ है हैज, तो हैज रखे, बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि गेम के साथ हैज का यूज होगा। और V3 का यूज जब सेंटेंस में किया गया हो तो बीन प्लस V3 लिखना है आपको, तो लिखेंगे बीन, और प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड ही होता है। और ही जो सब्जेक्ट है यह लास्ट में चला जाएगा, तो यहाँ पे बाय हिम हो जाएगा। तो इस तरह से होगा, दिस गेम हैज बीन प्लेड बाय हिम। तो इस तरह से आप चेंज करते रहें और बनाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब पे एग्जाम्पल मैंने दिखा दिया,
और ये पूरे टेंस में है, टेंस के आधार पर स्ट्रक्चर है इसका। आप इसको बनाते रहेंगे तो बनेगा आसानी से। अगर सेंटेंस में मॉडल आ जाता है, मॉडल के साथ V1 हो, तो जब इसको पेशी में चेंज करना हो तो याद रखना आपको कि मॉडल के साथ बी रखेंगे और बी के साथ थर्ड फॉर्म रखेंगे। बाकी रूल वही रहेगा। जैसे ही कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, इसको आप पेशी में चेंज करें, यह एक्टिव में है, इसका पेशी बनाना है, तो यह कैन क्या हो गया, मॉडल हो गया। और मॉडल में आपने पढ़ा है कि मॉडल क्या होता है, तो मॉडल जो होता है वह होता है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू, ये सभी क्या है, मॉडल है। मॉडल की संख्या कितनी होती है, 10। अगर उन 10 में से कोई आया तो उसके साथ V1 उसको B प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करें, बाकी रूल वही रहेगा। तो दिस क्वेश्चन ऑब्जेक्ट हो गया, पहले यही आ जाएगा तो हो जाएगा दिस क्वेश्चन। उसके बाद मॉडल कैन है तो कैन, कैन के साथ B, और इस सोल्व का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सोल्व्ड, और ही का क्या हो जाएगा, बाय हिम। तो इस तरह से आप चेंज करते रहेंगे मॉडल में। शैल विल वाले में कहीं कहीं बदलेगा, या कोई भी मॉडल या कोई भी हेल्पिंग वर्ब का जो फॉर्म होगा वो कहीं कहीं बदलेगा, लेकिन सब में नहीं बदलेगा, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट काम करेगा। चलिए उस पर भी देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट लें इसको। कहीं कहीं मॉडल या हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। जैसे दिया रहेगा यू हैव कॉल्ड हिम, अब यह एक्टिव में है, इसका जब पेशी बनाएंगे कहाँ चला जाएगा, लास्ट में, हिम कहाँ आ जाएगा, पहले। अब यह जो ऑब्जेक्टिव केस है, इस ऑब्जेक्टिव केस को अगर हमें एज अ सब्जेक्ट बनाना हो तो यहाँ पे हमें चेंज करके लिखना होगा ही, और यहाँ पे जो हैव है या यू के वजह से हैव था, यहाँ हैज में चेंज हो जाएगा। और यह कॉल्ड क्या है, थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हैव के साथ, हैज के साथ और हैड के साथ वह थर्ड फॉर्म आता है, तो यहाँ पे यह चेंज करेगा थर्ड फॉर्म किस में, बीन में, और उसके बाद कॉल्ड हो जाएगा, और यू का यहाँ पे हो जाएगा बाय यू। तो यहाँ जो हिम या हर या कुछ भी हो ऑब्जेक्टिव केस, उसको नॉमिनेटिव केस में बना करके आपको दिखाना होगा। अगर मान ले यहाँ पे हर होता तो यहाँ पे हम सी लिखते, यहाँ पे अगर देम होता तो यहाँ पे दे लिखते। तो इस तरह से हम चेंज करते, ये बात याद रखनी है। नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस आपने पर्सन में पढ़ा होगा, उस पर्सन के आधार पर आपको चेंज करते रहना है, बनाते रहना है। और मॉडल में अगर चेंज करने की बात कहते हैं, जैसे दिया रहेगा ही विल हेल्प मी, अब इसको अगर हमें चेंज करना है तो मी आ जाएगा पहले, मी का क्या होगा, नॉमिनेटिव आई हो जाएगा, आई के साथ तो विल लगता नहीं है तो यहाँ रखेंगे शैल, बी, और हेल्प का थर्ड फॉर्म रखेंगे हेल्प्ड, और ही का रखेंगे बाय हिम। यह जनरल रूल में हम अब लोग ने पढ़ा है कि जनरल रूल क्या है। हाँ, इस वन पार्ट इसका समझिए यहीं पे क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्पेसिफिक रूल के विषय में पढ़ेंगे, और इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, सेंटेंस के कैटेगरी को भी आपको पढ़ना होगा। यह तो सिर्फ आपने बेसिक तौर पर समझा है, और जहाँ कहीं भी दिक्कत हो कमेंट में आप ज़रूर करें। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इससे आगे, तब तक बने रहें इंग्लिश यात्रा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।